हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं अलीमुद्दीन शेख कादरी अपने कादरी कोचिंग क्लासेस के माध्यम से मैं आज आप लोगों को बहुत ही इम्पोर्टेंट लेसन, मैचलेस लेसन पढ़ाने चल रहा हूँ। और अभी हाल में जो एग्ज़ाम हुआ है बीए का, उसमें इससे ढेर सारे क्वेश्चन पूछे गए। सो माय डियर फ्रेंड्स, आप लोग इसमें बहुत ही ध्यानपूर्वक इसको देखेंगे, पढ़ेंगे और लिखेंगे, नोट भी प्रिपेयर करेंगे। और आप लोगों ने देखा अभी सीबीएसई का रिजल्ट आया, रिजल्ट तो बहुत ही बढ़िया आया। बहुत सारे बच्चों ने बहुत ही अच्छी मार्किंग किया है। मैं उनको अपने कादरी कोचिंग क्लासेस के माध्यम से हृदय से धन्यवाद देता हूं। और मैं अपना अगला टॉपिक प्रारंभ करता हूं। हमारा अगला टॉपिक है केमिकल कंट्रोल ऑफ द एनिमल बॉडी। केमिकल कंट्रोल ऑफ द एनिमल बॉडी, इसी को बोला जाता है इंडोक्राइन सिस्टम। इंडोक्राइन सिस्टम, केमिकल कंट्रोल ऑफ द बॉडी मीन्स जंतु शरीर का रासायनिक नियंत्रण कैसे होता है। हम लोग हैं, ह्यूमन बीइंग्स हैं, जितने भी जंतु हैं उनके शरीर का, उनके बॉडी का किस तरह से कंट्रोल होता है। तो यह कंट्रोल जो होता है हमारे बॉडी का, यह मुख्य रूप से हार्मोन के द्वारा होता है। हार्मोन क्या होते हैं और ये कहां से सिक्रीट होते हैं, कहां से निकलते हैं बॉडी के। तो हार्मोनों के सिक्रीशन के लिए विशेष प्रकार की ग्लैंड होती है, ग्रंथियां होती हैं, जिन ग्रंथियों से स्राव होता है। ग्रंथियां क्या होती हैं? ऐसी ग्रंथियां जो ऊतकों, कोशिकाओं या अंगों के संगठन से बनती हैं। ग्रंथियां गोनैड, ग्रंथ एक नोड लाइक, एक जो है गांठ के समान नोड लाइक, जिससे स्राव निकल करके हमारे शरीर के समस्त भागों में पहुंचते हैं और हमारे शरीर की समस्त दैनिक क्रियाओं पर, समस्त होने वाली रासायनिक क्रियाओं पर नियंत्रण रखते हैं। उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? ग्लैंड। ए ग्लैंड इन बीइंग्स ऑफ ह्यूमन बॉडी देयर आर 3 टाइप्स। हाउ मेनी टाइप्स? 3 टाइप्स। फर्स्ट एक्सोक्राइन ग्लैंड, एक्सोक्राइन ग्लैंड। सेकंड इंडोक्राइन ग्लैंड। थर्ड मिक्स्ड ग्लैंड। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स। How many types of gland? 3 types of gland: exocrine gland, endocrine gland, mixed gland. एक्सोक्राइन है उसको कहा जाता है बहिर्स्रावी ग्रंथियां, बहिर्स्रावी। एंडोक्राइन अंतःस्रावी और मिक्स्ड मिश्रित ग्रंथियां। ध्यान रहे, आप जब हायर क्लासेस में स्टडी करेंगे तो इसी ग्रंथि से संबंधित एक लेसन आप पढ़ते हैं जिसको कहा जाता है इंडोक्राइनोलॉजी, अंतःस्रावी विज्ञान। सो माय डियर फ्रेंड्स, मैं अलीमुद्दीन शेख कादरी आप लोगों को यहां पर देखिएगा, मैंने लिखा है ग्लैंड। ग्लैंड की डेफिनेशन मैंने बताया कि यह ग्रंथियां एक ऐसा ऊतक, अंग या कोशिकाएं होती हैं जो संगठित होकर के अपने अंदर से रासायनिक पदार्थों का स्राव करती हैं। जो रासायनिक पदार्थों का स्राव करती हैं, उन्हीं रासायनिक पदार्थों के स्राव से हमारा शरीर पूरी तरह से नियमित रहता है, संतुलित रहता है, चलता रहता है। इसमें विकास, जनन, जितनी भी हमारे शरीर की जैविक क्रियाएं हैं, ये समस्त जैविक क्रियाओं को सुचारू रूप से संचालित कराने के लिए ग्रंथियों का होना अनिवार्य है। और ग्रंथियां ही नहीं, उनसे निकलने वाले हार्मोनों का होना अनिवार्य है। ध्यान रहे कि जो हार्मोन इससे निकल रहे हैं वह जो है संतुलित मात्रा में हो। जो हार्मोन इससे निकल रहे हैं वो संतुलित मात्रा में हो। अगर इन हार्मोनों का इम्बैलेंस हो जाता है, असंतुलन हो जाता है, तो हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के रोग दिखाई देते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, मैं अलीमुद्दीन शेख कादरी, मैंने बताया कि ये ग्रंथियां जो होती हैं, देयर आर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, 3 भागों में बांटी गई। एक्सोक्राइन, एक्सोनक्राइन, एक्सोक्राइन, एक्सोनक्राइन, बहिर्स्रावी। पाई कहीं और जाएगी, स्राव कहीं और होगा। ग्रंथियां एक्सोक्राइन का मतलब होता है पाई कहीं और जाएंगी, स्राव कहीं और। ध्यान रहे, ग्लैंड अगर यहां पर पाई जा रही है और सिक्रीशन इसका यहां पर हो रहा है,
यहाँ से सिक्रीशन हो रहा है इस ग्रंथि का, जाहिर सी बात है कि यहाँ से यहाँ के बीच एक ऐसी डक्ट होगी, एक ऐसी नलिका होगी जिसके द्वारा यहाँ से यहाँ तक हार्मोन पहुंच रहा है। इसीलिए इस ग्लैंड को, एक्सोक्राइन ग्लैंड को कहा जाता है डक्टफुल ग्लैंड। क्या बोलते हैं इसको? डक्टफुल ग्लैंड। इसको बोला जाता है डक्टफुल ग्लैंड, डक्टफुल ग्लैंड। ध्यान रहे कि डक्टफुल ग्लैंड्स जिसको कहा जाता है प्रवाल ग्रंथियां, नलिका युक्त ग्रंथियां, इसमें ट्यूब्यूल्स पाई गई, ग्रंथियां कहीं और पाई जाती हैं, सिक्रीशन कहीं और होता है। तो ऐसी ग्रंथियां जो पाई कहीं और जाएंगी, सिक्रीशन कहीं और होगा, इस प्रकार की ग्रंथियों को हम कहते हैं कि डक्टफुल ग्लैंड्स होती हैं। जिसका एग्जांपल देख लीजिएगा डक्टफुल ग्लैंड्स का। जैसे डक्टफुल ग्लैंड्स में मोस्टली एग्जांपल इसका लिया जाता है मिक्री ग्लैंड, जिसको हम कहते हैं दुग्ध ग्रंथियां ना। मेमोरी ग्लैंड जो होती हैं, मेमोरी ग्लैंड्स दुग्ध ग्रंथियां, दुग्ध ग्रंथियां ह्यूमन बीइंग्स में भी है, एनिमल्स में भी है, सारे एनिमल्स में भी दुग्ध ग्रंथियां पाई जाती हैं। दुग्ध ग्रंथियां जो पाई जाती हैं, मेमोरी ग्लैंड्स जो पाई जाती हैं, ये पाई तो कहीं और जाती है लेकिन सिक्रीशन इनका कहीं और होता है। तो ऐसी ग्रंथियों में जहां पर पाई कहीं और जाए, सिक्रीशन कहीं और हो, वहां ग्रंथि और सिक्रीशन के बीच एक ट्यूब्यूल होती है, एक नलिका होती है, उसी नलिका को कहा गया ट्यूब्यूल्स। इसीलिए जो है ये कहा गया कि ये जो है ये डक्टफुल होती हैं, अर्थात प्रवाल ग्रंथियां होती हैं। इसका मतलब हुआ नलिका युक्त ग्रंथियां होती हैं। तो इस तरह से मैंने आपको बताया। टीयर्स ग्लैंड आप लोगों ने देखा, आंख से निकलने वाली ग्रंथि टीयर्स। अश्रु ग्रंथियां पाई कहीं और जाएंगी, स्राव इनका जो होता है किनारे से आप लोग देखे हैं, तो यहां से यहां तक के चलने के लिए जो है, यहां पर से यहां तक के चलने के लिए जिनको कहा गया जो है अश्रु ग्रंथियां हैं, जिनको लैक्राइनल ग्लैंड बोला गया। तो ये लैक्राइनल ग्लैंड जो होती है ये पाई तो कहीं और जाएंगी, लेकिन सिक्रीशन आप लोगों ने देखा कि इसका आंख से नीचे यहां से होता है, इसलिए इनको यहां से यहां तक पहुंचने के लिए एक ट्यूब्यूल, एक नलिका की आवश्यकता होती है। इसीलिए यह ग्रंथि भी डक्टफुल ग्लैंड होती है। और तीसरी ग्रंथि में देखिए स्वेट ग्लैंड, स्वेट ग्रंथियां जिनको कहा जाता है, जिनसे पसीना निकलता है। ये ग्रंथियां तो पाई कहीं और जाएंगी, लेकिन पसीना आपके बॉडी, पूरी बॉडी से पसीना निकलता है। हेयर आप देख रहे हैं ना, यहाँ पर जो हेयर होते हैं, हेयर से देखिए पसीना जो निकलता रहता है, ये स्वेट ग्लैंड के थ्रू निकलता रहता है। ये जो पसीने निकलते हैं स्वेट ग्लैंड के थ्रू निकलते रहते हैं। तो इस तरह से आपने देखा स्वेट ग्लैंड, स्वेट, SWEAT, स्वेट, स्वेट ग्लैंड, जिसको स्वेट ग्लैंड बोला गया, स्वेट ग्रंथियां बोला गया। ये स्वेट ग्रंथियां हैं, अर्थात ऐसी ग्रंथियां, मैंने 3 ग्रंथियों का नाम लिया, ध्यान दीजिएगा। एक ग्रंथि को मैंने कहा, पहली ग्रंथि को मैंने कहा आपको जो है कि ये जो है मेमोरी ग्लैंड्स हैं। दूसरी ग्रंथि का नाम मैंने लिया आपको कि लैक्राइनल ग्लैंड्स हैं। तीसरी ग्लैंड का नाम लिया मैंने जो है कि ये कौन सी ग्लैंड है, तीसरी ग्लैंड, जिसको मैंने कहा कि स्वेट ग्लैंड है, स्वेट ग्रंथियां हैं। तो ये ग्रंथियां तो पाई कहीं और जाएंगी, लेकिन इनका सिक्रीशन कहीं और होता है। तो ऐसी ग्रंथियां को हम बोलते हैं कि ये एक्सोक्राइन ग्लैंड होती हैं। ध्यान दें, अभी मैं इसका पार्ट जो है जब फुल्ली एक्सप्लेन करेंगे तो इसके टॉपिक के विषय में टोटली एक्सप्लेनेशन का जो है एक्सप्लेनेशन हम देंगे आपको। इंडोक्राइन सेकंड टाइप ऑफ ग्लैंड होती है इंडोक्राइन ग्लैंड। इंडोक्राइन, इंडोस्क्राइन, इंडोक्राइन, ये ऐसी ग्रंथियां होती हैं जो नलिका विहीन होती हैं, डक्टलेस ग्लैंड। इनको बोला गया डक्टलेस ग्लैंड। ध्यान दीजिएगा, डक्टलेस ग्लैंड, डक्टलेस ग्लैंड्स अर्थात ऐसी ग्रंथियां जो जहां पर पाई जा रही है सिक्रीशन इनका वहीं पर होगा, क्योंकि इनमें नलिका विहीन है, ये नलिका युक्त है। ध्यान दीजिएगा, ये ग्रंथियां जो होती हैं ये नलिका युक्त हैं, और ये ग्रंथियां जो होती हैं नलिका विहीन है। क्या है? नलिका विहीन है, अर्थात इन ग्रंथियों में नलिकाएं बिल्कुल नहीं पाई जाती। जब नलिका नहीं पाई जाएगी, जिसको कहा जाएगा डक्टलेस ग्लैंड। क्या बोला जाएगा? डक्टलेस ग्लैंड। ध्यान रहे कि जो डक्टलेस ग्लैंड्स हैं, नलिका विहीन जो ग्रंथियां हैं, तो नलिका विहीन का अर्थ यह होता है कि ग्रंथि जहां पर पाई जा रही है, स्राव इसका वहीं पर होगा, इसीलिए इसको कहा गया डक्टलेस ग्लैंड। और इसी पर डक्टलेस ग्लैंड के मैं जो है ढेर सारे एग्जांपल आपको देना चाहूंगा कि डक्टलेस ग्लैंड में कौन कौन सी ग्लैंड्स आती हैं, जिनको मोस्टली हम जो है डक्टलेस ग्लैंड के नाम से जानते हैं। तो डक्टलेस ग्लैंड जो होती है, मैंने इसके विषय में भी आपको बताया। जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड आप लोगों ने देखा, पिट्यूटरी ग्लैंड ये डक्टलेस ग्लैंड है। पीनियल बॉडी
यहाँ पर ये डक्टलेस ग्लैंड है। थायराइड ग्लैंड गले में पाई जाती है। थायराइड ग्लैंड यहाँ पर मैं आपको इंडिकेट करके बता दे रहा हूं। थायराइड ग्लैंड यहाँ पर गले में पाई जाती है। पैराथायराइड ग्लैंड, ये जो थायराइड ग्लैंड गले में पाई जा रही है यचाकार की ग्रंथियां हैं, और पैराथायराइड ग्लैंड उसी यचाकार की ग्रंथियों में लगी हुई ये ग्रंथियां होती हैं जिनको हम पैराथायराइड ग्लैंड कहते हैं। तो पैराथायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड से सिक्रीटेड हार्मोन को कहा जाता है थायरॉक्सिन, और पैराथायराइड ग्लैंड से सिक्रीटेड हार्मोन को पैराथार्मोन कहा जाता है। ध्यान रहे, थायरॉक्सिन दो प्रकार का होता है। देयर आर टू टाइप्स, T3 and T4, triiodothyronine and tetraiodothyronine, triiodothyronine and tetraiodothyronine, T3 and T4, ये दोनों थायराइड ग्लैंड से स्रावित होने वाले हार्मोन हैं। पैराथार्मोन PTH, जो पैराथायराइड ग्लैंड से सिक्रीट होने वाला हार्मोन है, PTH पैराथार्मोन हार्मोन बोला जाता है इसको, जो पैराथायराइड ग्लैंड से सिक्रीट होता है। तो अगला है, इसमें हम आपको बताते हैं कि अगला है थाइमस ग्लैंड, जो आपने देखा कि यही यह ग्रंथि है। ध्यान से सुनिएगा माय डियर फ्रेंड्स, यही वह ग्रंथि है जो न तो जन्म के समय होती है और न ही स्वाभाविक मृत्यु के समय होती है। ध्यान रहे कि इसका उद्गम, इसकी ओरिजिन जो होती है वो 10 इयर्स के एबव होती है, से जो 7 to 8, कहीं कहीं पर 7 ईयर भी देखा गया। कहने का अर्थ ये रहा कि 7 to 8 ईयर के एबव होती है, और 55 ईयर क्रॉस करने पर ये ग्लैंड अपने आप धीरे धीरे रिड्यूस्ड हो जाती है। तो ये ग्लैंड ऐसी ग्लैंड होती हैं जिनको हम जो है बोलते हैं कि ये थाइमस ग्लैंड है, जो वक्ष के शरीर के मध्य भाग में स्थित होती हैं। यहाँ पर ये मध्य भाग में स्थित होती हैं। जो आप लोगों ने देखा कि ये फुट पाइप जाती है, उस पाइप के साइड में ये पूरी तरह से चिपकी हुई और एक बड़ी सी ग्रंथि होती है जो इस तरह से उसको कॉइल किए हुए होती है, लपेटे हुए होती है। इस ग्रंथि को हमने नाम दिया जो है यह थाइमस ग्लैंड होती है। उसके बाद आप लोगों ने देखा कि एक और ग्रंथि है जो किडनी के ऊपर पाई है, जिसका नाम एड्रिनल ग्लैंड रखा गया, पीयूष ग्रंथि रखा गया, एड्रिनल ग्लैंड। सो माय डियर फ्रेंड, इस तरह से आप लोगों ने देखा कि ऐसी ग्रंथियों के विषय मैंने आपको बताया जो कि इंडोक्राइन है, अर्थात अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं। मीन्स अंतःस्रावी ग्रंथियां वे ग्रंथियां होती हैं जो जहां पर पाई जाएंगी स्राव इनका वहीं पर होगा। जैसे आप लोगों ने देखा पीनियल बॉडी, पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, लैक्राइमल ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, ये सारी ग्लैंड जो होती हैं, ये ग्लैंड्स जो होती हैं, ये जहां पर पाई जा रही हैं, ये ग्लैंड जहां पर पाई जा रही है स्राव इनका वहीं पर होगा। इसलिए इन ग्रंथियों से और जो शरीर में एक जो अभी आपने देखा, ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, जो इसकी पोजीशन भी हम क्लियर करेंगे, इसका वेट क्लियर करेंगे, इसके विषय हम डिस्कस करेंगे हम आपको। क्यों इसी पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड नाम दिया गया है, क्यों दिया गया है, थोड़ा सा हिस्ट्री बताने के बाद मैं इस पर डिस्कस करना चाहूंगा, और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट पर मैं इस पर डिस्कस करूंगा क्यों इसको मास्टर ग्लैंड नाम दिया गया। सिंपली सब लोग कह देते हैं कि सारी ग्रंथियों की मालिक है, लेकिन मैं ये प्रूव करूंगा किस तरह से सारी ग्रंथियों की मालिक है ये, क्यों इसको मास्टर ग्लैंड कहा गया। या मैं आपको डॉक्टर आर्यल कोटपाल की बुक से बता रहा हूं, और जहां तक कोशिश कर रहा हूं एनसीईआरटी की बुक से भी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो ये जो टॉपिक मैंने उठाया है, ये टॉपिक जो मैंने उठाया है, यह सिर्फ इंडोक्राइन ग्लैंड का उठाया है। अगला देख लीजिएगा, जो मिश्रित ग्रंथियां हैं, मिश्रित ग्रंथियों में आप लोगों ने एक ही ग्रंथि को देखा, पैंक्रियास। पैंक्रियास जो है मिश्रित ग्रंथि के रूप में है। पैंक्रियास जो आपके एलिमेंट्री कैनाल में है, जो है स्टमक के नीचे, जहां पर स्टमक कॉइल करके डिओडिनम बनाता है, तो इस जो है स्टमक और डिओडिनम के बीच में एक पत्ती के आकार के समान, पत्ती की संरचना के समान एक ग्रंथि होती है, जिस ग्रंथि को नाम दिया गया पैंक्रियास। यह पैंक्रियास ग्रंथि जो होती है, यह एक हार्मोन का स्राव करती है जिसका नाम है इंसुलिन, जो बॉडी के अंदर से जो ग्लूकोज होता है, जो हम फूड लेते हैं, फूड मटेरियल जो हम लेते हैं, इस फूड मटेरियल को, जो भी फूड मटेरियल को हम लेते हैं, लेने वाले टोटल फूड मटेरियल को, ये जो होते हैं आसानी पूर्वक जो भी हम फूड मटेरियल ले रहे हैं, इसको ये डाइजेस्ट करते समय इसमें जो ग्लूकोज की मात्रा होती है, उस ग्लूकोज को पूरी तरह से ये डिकम्पोज कर देते हैं। अगर आपके बॉडी से इंसुलिन का सिक्रीशन हो रहा है तो ग्लूकोज का ज्यादा आसानी पूर्वक होगा, और ये बॉडी से ग्लूकोज का जो है सिक्रीशन तो हो रहा है, लेकिन पैंक्रियास अपना वर्क नहीं कर रहा है, इंसुलिन हार्मोन का सिक्रीशन नहीं कर रहा है, वह ग्लूकोज आपके बॉडी से यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाएगा। ध्यान रहे, सबसे पहले ये ब्लड में जाता है, फिर उसके बाद ये
यूरिन में जाता है। तो जब ब्लड में जाएगा ग्लाइकोसूरिया बोला जाएगा, फिर उसको ग्लाइकोन्यूरिया बोला जाएगा। ध्यान रहे कि जो पहले ये ब्लड में जाता है, ब्लड में जब इसकी पावर हाई होती है, किडनी इसको फिल्टर करके यूरिन के थ्रू बाहर निकाल देती है, किडनी इसको फिल्टर करके यूरिन के थ्रू बाहर निकाल देती है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति को पता चलता है कि उसको थकावट, घबराहट, तमाम प्रकार की स्थितियां होती, भूख न लगना, चिड़चिड़ापन हो जाना, ऐसी स्थितियां उत्पन्न होती हैं। ये स्थितियां उत्पन्न होती हैं तो किसके द्वारा? ये मिश्रित ग्रंथि के द्वारा। जो मिश्रित ग्रंथि के रूप में है वह पैंक्रियास है। पैंक्रियास से निकलने वाला पैंक्रियाटिक हार्मोन, जिसका नाम मैंने लिया इंसुलिन, या बॉडी के लिए ग्लूकोज के जारण के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हार्मोन है। माय डियर फ्रेंड्स, मैं अलीमुद्दीन शेख कादरी, मैं आपको अब तीसरी ग्रंथि के विषय में बताने चल रहा हूं, जो एक्सोक्राइन ग्लैंड के रूप में जानी जाती हैं। एक्सो, जैसे आपने देखा कि टेस्टिस है, टेस्टिस एंड प्रलाल ग्रंथियां हैं, ध्यान रहे, नलिका युक्त ग्रंथियां हैं। अभी तो मैंने अप्रलाल ग्रंथियों के विषय में बताया, जो जहां पर पाई जाएंगी स्राव वहीं पर होगा। अगली ग्लैंड अब मैं बता रहा हूं आपको, जो है अप्रलाल ग्रंथि, मतलब प्रलाल ग्रंथियां क्या होती हैं, अर्थात जो नलिका युक्त ग्रंथियां क्या होती हैं। एक्सोक्राइन ग्लैंड कौन कौन सी होती हैं? एक्सोक्राइन ग्लैंड पाई कहीं और जाएंगी, सिक्रीशन इनका कहीं और होता है। ऐसी कंडीशन में आप लोगों ने देखा कि ये उदर में तो स्थित होते हैं, टेस्टिस जो है टेस्टिस, ये उदर में तो स्थित होते हैं, लेकिन ये उदर से बाहर इनका सिक्रीशन होता है। उसी प्रकार से जो है किडनी भी आप लोगों ने देखा, किडनी का काम अल्ट्राफिल्ट्रेशन करना ही नहीं होता। ध्यान रहे, किडनी का काम कुछ विशेष प्रकार के हार्मोनों का स्राव भी करना होता है। जब मैं किडनी पर मैं पिट्यूटरी ग्लैंड को पढ़ाऊंगा, जब मैं आपको एड्रिनल ग्लैंड को पढ़ाऊंगा तो वहां पर मैं आपको बताऊंगा किडनी का फंक्शन क्या होता है। किडनी का फंक्शन अभी सब लोग यही जानते हैं कि अल्ट्राफिल्ट्रेशन करती है, परानिस्यंदन करती है। नहीं, किडनी कुछ विशेष प्रकार के हार्मोनों का स्राव भी करती है, जो शरीर के बॉडी को पूरी तरह से कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करते हैं। इसीलिए ये ग्रंथियों को, अगर न्यासाय आपने देखा है, टेस्टिस आपने देखा है, प्लेसेंटा का अर्थ होता है कि जहां पर एक जो है फीटस और जो है मदर के बीच एक विशेष प्रकार का रिलेशन होता है। फीटस जो माता के उदर के अंदर जो बच्चा पल रहा है, डेवलप कर रहा है, उसके बीच, उस बच्चे के बीच, और उस बच्चे को कहां से न्यूट्रिएंट्स मिल रहा है, जहां से उसको न्यूट्रिएंट्स मिलता है, उस न्यूट्रिएंट्स जहां से मिलता है वहां और उस बच्चे के बीच एक विशेष प्रकार की नलिका होती है, जिसको नाल के नाम से जाना जाता है। जब बच्चा पैदा होता है तो उसी नाल को काट दिया जाता है, उसी नाल के थ्रू जो होता है ये बच्चों को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड किया जाता रहता है। तो ये जो होती है ये डक्टफुल ग्लैंड होती हैं, जो नलिका युक्त ग्रंथियां होती हैं। इस प्रकार से आपने देखा कि भ्रूणावस्था में ये प्लेसेंटा, ये एम्ब्रियोनिक कंडीशन में प्लेसेंटा अपना वर्क करता है। एलिमेंट्री कैनाल और उदर में स्थित है, और त्वचा और शरीर का आवरण, त्वचा स्किन जो देख रहे हैं, और शरीर का जो आवरण है, त्वचा क्या है? ये शरीर का आवरण है। स्किन क्या है? हमारे बॉडी की एक कवरिंग लेयर है। अगर ये स्किन नहीं रहेगी तो हमारे बॉडी की मांसपेशियां आसानी से दिखाई देने लगेंगी। तो उसको ना दिखाई दे, वो पूरी तरह से कवर्ड हो, और जो है वह विभिन्न प्रकार के कीटाणुओं से, विभिन्न प्रकार के रोगाणुओं से सुरक्षित रहे, इसके लिए स्किन का होना बहुत ही अनिवार्य होता है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि ये जो है बॉडी के अंदर जो है ये पाई जाती हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, अब मैं थोड़ा सा आपको इसके हिस्ट्री के विषय में बताना चाहेंगे। मैं ध्यान से जो कुछ चीजें बता रहा हूं उसको आप लोग एक एक करके आप लोग नोट करते चलिएगा, लिखते चलिएगा, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो डॉक्टर आर्यल कोटपाल की बुक से मैं बता रहा हूं, और यह अन्य किसी बुक में आपको इतनी जल्दी, इतनी ज्यादा थियरी आपको नहीं मिलेगी। ध्यान रहे कि सबसे पहले बर्थोल्ड नामक वैज्ञानिक, जिनका नाम बर्थोल्ड है, जो 1849 में इन्होंने ही सबसे पहले जो है डॉग से, कुत्ते से टेस्टिस को जो है, जो कुत्ते से जो उसका बधियाकरण किया गया था, उसने फिर से नया टेस्टिस प्रत्यारोपित किया था। सबसे पहला काम बर्थोल्ड ने यही किया था कि कुत्ते के अंदर टेस्टिस को फिर से प्रत्यारोपित किया था। फिर से उन्होंने टेस्टिस का प्रत्यारोपण किया था। और इसके बाद दूसरा आपने देखा जो 1855 में थॉमस एल्वा एडिसन, थॉमस एडिसन के नाम से जाना जाता है। थॉमस एल्वा एडिसन, पूरा नाम थॉमस एल्वा एडिसन है, जिनको आप बल्ब की खोज के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हैं, उनको आप जानते हैं। एडिसन ने कहा कि ये
हमारे शरीर में कुछ ऐसे स्राव हैं जिनके अल्प हो जाने से हमारा शरीर जो है वह कुप्रभावित हो जाता है, अर्थात जो है, और जो कुप्रभाव दिखाई देते हैं उस डिजीज का नाम इन्होंने अपने नाम पर रखा एडिसन डिजीज, ताकि एडिसन डिजीज हो जाती है। इन्होंने अपनी थियरी दिया था 1855 में। 1855 में एडिसन ने अपनी थियरी दिया और इसीलिए एडिसन को कहा गया कि फादर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी। ध्यान रहे, थॉमस एडिसन को कहा गया फादर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी। कब बोला गया? 1855 में बोला गया फादर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी। इसके बाद आते हैं जॉन मुलर। जॉन मुलर ने 1833 में जॉन मुलर ने कहा कि हमारे शरीर के अंदर कुछ ऐसे भाग हैं जो एक विशेष प्रकार का स्राव करते हैं, जिनके स्राव से हमारा शरीर संतुलित रहता है। या सिर्फ इतना ही बोला, जिनके सिक्रीशन से हमारा शरीर बैलेंस रहता है। किसने बोला? जॉन मुलर ने बोला। कब बोला? ये बोला है जो है कि 1833 में। इसके बाद बार्थोल्ड वैज्ञानिक आपने इसके विषय मैंने बताया कि 1849 में बार्थोल्ड ने कहा कि इन्होंने मुर्गे की कलगी को अलग किया था, मुर्गे की कलगी को लिया। और बार्थोल्ड के विषय मैंने अभी आपको बताया कि इन्होंने कुत्ते से बधियाकृत कुत्ते से इन्होंने फिर से वृषण को प्रत्यारोपित किया और मुर्गे की कलगी को निकाल करके फिर से उसमें जो है उसका अध्ययन किया, उससे निकलने वाले हार्मोनों का अध्ययन किया। इन सारे हार्मोनों का अध्ययन किया है बार्थोल्ड ने 1849 में। और अगले साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है क्लॉड बर्नार्ड। क्लॉड बर्नार्ड 1855 क्लॉड बर्नार्ड ने सबसे पहले इंडोक्राइन जो है जो इंटरनल सिक्रीशन होता है, अंतःस्रवण इंटरनल सिक्रीशन, बॉडी के अंदर से जो स्राव हो रहे हैं, इंटरनल सिक्रीशन टर्म यूज किया है अगर किसी ने, तो सबसे पहले इंटरनल सिक्रीशन को टर्म यूज किया है क्लॉड बर्नार्ड ने। कब यूज किया है? 1855 में। ध्यान रहे, इंटरनल सिक्रीशन टर्म का यूज किया क्लॉड बर्नार्ड ने। और यह जो है शब्द यूज किया इसलिए हमारे शरीर के अंदर से कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो स्रावित होते रहते हैं, और वो कौन से पदार्थ है, क्या है, इसका अध्ययन उन्होंने नहीं किया। सिर्फ यही बताया हमारे शरीर के अंदर कुछ ऐसे भाग हैं जहां से विशेष प्रकार के रासायनिक पदार्थों का स्राव होता है, और यही रासायनिक पदार्थों का स्राव जो होता है वो पूरी तरह से हमारे शरीर को नियंत्रित करता है। तो ये बोला है क्लॉड बर्नार्ड ने 1855 में। उसके बाद है लैंगरहैंस। लैंगरहैंस ने आपने देखा कि लैंगरहैंस पैंक्रियाज, जिसको डेल्टा सेल की खोज किया, अंतःस्रावी कोशिकाओं में जो है आइलेट ऑफ लैंगरहैंस, द्वीप कोशिकाओं का समूह, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस इसको बोला गया। अर्थात इन्होंने द्वीप समूहों का अध्ययन किया। बॉडी के अंदर ऐसी भी कोशिकाएं हैं जो द्वीप समूहों के रूप में रहती हैं, इसका अध्ययन किया है लैंगरहैंस ने। कोचर नाम के साइंटिस्ट लैंगरहैंस ने अपना अध्ययन किया है 1869 में। ध्यान रहे, 1869 में लैंगरहैंस ने अपना अध्ययन किया है। उसके बाद 1883 में 1883 में कोचर नामक वैज्ञानिक, याद कर लीजिएगा, एक एक करके सारी थियरी को आप लोग याद कर लीजिएगा कि कोचर नाम के साइंटिस्ट ने 1883 में इन्होंने थायराइड ग्लैंड, ये जो थायराइड ग्लैंड जो गले के अंदर यहाँ पर जो थायराइड ग्लैंड पाई जा रही है, इस थायराइड ग्लैंड के महत्व को बताया कि यह बॉडी में किस प्रकार से हार्मोनों का स्राव करती है। और ये T3 और T4 ट्राईआइडोथायरोनिन और टेट्राआइडोथायरोनिन के विषय में तो इन्होंने नहीं बताया, सिर्फ इन्होंने थायराइड ग्लैंड की खोज किया है कि ये गले में भी एक विशेष प्रकार के एच आकार की ग्लैंड होती है जिसका नाम है थायराइड ग्लैंड। सिर्फ इतना डिस्कस किया इन्होंने। ध्यान रहे माय डियर फ्रेंड्स, यह इन्होंने डिस्कस नहीं किया कि ये इससे कौन से हार्मोनों का सिक्रीशन हो रहा है, किस प्रकार से हो रहा है, कितने प्रकार के हार्मोन इससे सिक्रीट हो रहे हैं, इसका अध्ययन इन्होंने नहीं किया। सिर्फ इन्होंने बताया कि गले में एक विशेष प्रकार की ग्रंथियां होती हैं, गले में एक विशेष प्रकार की ग्रंथि होती है, यहाँ पर गले में एक विशेष प्रकार की ग्रंथि होती है जिसको कहा कि ये थायराइड ग्लैंड है। और जो एच आकार की ग्लैंड होती हैं, इनसे भी एक विशेष प्रकार का स्राव होता है जिसको जो है हम आगे डिस्कस करेंगे, जिसको थायरॉक्सिन नाम से जाना गया। और थायरॉक्सिन के दो पार्ट होते हैं, T3 और T4, ट्राईआइडोथायरोनिन और टेट्राआइडोथायरोनिन। सो माय डियर फ्रेंड्स, इस तरह से थायराइड ग्लैंड के विषय में बताया। अगला जो है
1889 में 1889 में मिन्कोविस्की और मिन्कोविस्की और जो है मेहरिंग, दो साइंटिस्ट मिन्कोविस्की और मेहरिंग, इन्होंने मानव शरीर में, हमारे पूरे बॉडी में, पूरे के पूरे बॉडी में जो पैंक्रियास सिक्रीशन करता है, किसका सिक्रीशन करता है, मैंने अभी बताया ना, इंसुलिन हार्मोन का सिक्रीशन करता है। क्या वर्क है इंसुलिन का? बॉडी में ग्लूकोज का डाइजेशन करना। तो ध्यान रहे कि डायबिटीज मेलिटस, जब बॉडी में ग्लूकोज का डाइजेशन नहीं होता तो उसको डायबिटीज जब जो है ग्लूकोज बॉडी से बाहर निकलने लगता है, यूरिन के थ्रू बॉडी से बाहर निकलने लगता है, तो उस डिजीज को कहा जाता है कि शुगर डिजीज है। तो वहां पर जो है ये मिन्कोविस्की और मेहरिन ने इसको कहा कि ये डायबिटीज मेलिटस नाम की डिजीज है। और डायबिटीज मेलिटस नाम की डिजीज ये कहां से शुरू होती है? ये पैंक्रियास से होती है, और ये पैंक्रियास से शुरू होती है, और ये इसको डायबिटीज मेलिटस नाम देने का श्रेय जाता है जो है मिन्कोविस्की और मेहरिन को। कब दिया इन्होंने? 1889 में दिया। माय डियर फ्रेंड्स, अगले हैं 1902 में कौन से वैज्ञानिक? वेलिस और स्टर्लिंग, दो वैज्ञानिक वेलिस और स्टर्लिंग। ये दो साइंटिस्ट ऐसे हैं जिन्होंने हार्मोन शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया। अगर कोई पूछता है कि हार्मोन शब्द क्या है, हार्मोन की परिभाषा क्या होती है, तो हार्मोन एक ऐसा रासायनिक पदार्थ होते हैं जो शरीर में चलने वाली समस्त चयापचयी क्रियाओं को उत्तेजित कर देते हैं, शरीर में चलने वाली समस्त चयापचयी क्रियाओं को नियंत्रित कर देते हैं। जो स्लो है उसको एक्साइट करेंगे, जो एक्साइट है उसको स्लो कर देंगे। तो ये शरीर में समस्त चलने वाली चयापचयी क्रियाओं को नियंत्रित करने का काम हार्मोन करते हैं। यह परिभाषा, यह शब्दावली किसकी है? वेलिस और स्टर्लिंग की है, जिन्होंने 1902 में दिया है, 1902 में दिया है। तो हिस्ट्री में बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। तो ये हिस्ट्री मैंने कहा कि ये हिस्ट्री आपको और कहीं नहीं मिलेगी, जो हिस्ट्री मैं आपको बता रहा हूं ये हिस्ट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ध्यान रहे कि मेडिकल के एंट्रेंस एग्जामिनेशन में ये सारी हिस्ट्री से जो रिलेटेड क्वेश्चन है यही पूछे जाते हैं। अभी देखिए, ध्यान से देखिएगा कि अभी जो है इसके पहले मैंने एक थियोरी पढ़ाया था, जब प्रलयवाद क्वेश्चन आया था, प्रलयवाद सिद्धांत किसने दिया था, तो प्रलयवाद सिद्धांत किसने दिया था। ध्यान रहे कि मैं अपने हर लेक्चर में अलग अलग टॉपिक से, अलग अलग बुक से और इंपॉर्टेंट बुक से अपने लेक्चर को देता रहता हूं। तो जो टॉपिक जहां से ज्यादा इंपॉर्टेंट मिलेगा मैं वहां से आपको बताता रहूंगा। तो इस तरह से वेलिस और स्टर्लिंग ने जो है इस हार्मोन की परिभाषा को बताया। एस्नर साइंटिस्ट 1909 में एस्नर साइंटिस्ट ने डॉग से, कुत्ते से पिट्यूटरी ग्लैंड को बाहर कर लिया, कुत्ते के अंदर से पिट्यूटरी ग्लैंड को बाहर किया और उसका ऑपरेशन किया। पिट्यूटरी ग्लैंड को बाहर निकाल लिया, बाहर निकाल करके उसका ऑपरेशन किया और ये कहा कि हाइपोफाइसेक्टोमी, इसका नाम इन्होंने दिया हाइपोफाइसेक्टोमी नाम दिया। और कुत्ते के शरीर से इसको बाहर निकाला और उससे निकलने वाले हार्मोनों का सिक्रीशन किया। 1912 में आई, 1912 में आई है। 1912 में गुडरनैस, साइंटिस्ट गुडरनैस, इन्होंने एम्फीबियंस में, उभयचरों में कैसे मेटामॉर्फोसिस होती है, कायांतरण कैसे होता है, याद रखिएगा। साइंटिस्ट का नाम माय डियर फ्रेंड्स आप सभी लोग याद रखिएगा, गुडरनैस साइंटिस्ट हैं। 1912 में इन्होंने सबसे पहले मेटामॉर्फोसिस शब्द का प्रयोग किया और मेटामॉर्फोसिस होता क्या है उसके विषय में बताया और किस हार्मोन के थ्रू मेटामॉर्फोसिस होता है उसके विषय में बताया। उसके लिए इन्होंने बताया कि थायरॉक्सिन हार्मोन की सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है मेटामॉर्फोसिस के लिए, थायरॉक्सिन नामक हार्मोन की सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है, यह बताया है गुडरनैस ने। अगले हैं साइंटिस्ट 1914 में जो है केंडाल साइंटिस्ट, जिनका पूरा नाम है ईसी केंडाल, साइंटिस्ट का पूरा नाम है ईसी केंडाल, ईसी केंडाल साइंटिस्ट। इन्होंने थायरॉक्सिन हार्मोन को अलग कर दिया और उसके रवे के रूप में बाहर निकाल लिया, कण के रूप में तैयार किए। थायरॉक्सिन हार्मोन को बाहर निकाला और बाहर निकाल करके रवे के रूप में सबसे पहले इनको अलग कर दिया। तो इस तरह से रवे के रूप में अलग करने का श्रेय जाता है केंडाल नाम के वैज्ञानिक को। अगर कोई पूछता है, आपसे क्वेश्चन करता है कि थायरॉक्सिन हार्मोन को किस साइंटिस्ट ने सबसे पहले रवे के रूप में अलग किया,
किस साइंटिस्ट ने थायरॉक्सिन हार्मोन को सबसे पहले रवे के रूप में अलग किया? सो माय डियर फ्रेंड्स, जो थायरॉक्सिन हार्मोन है इसको सबसे पहले रवे के रूप में अलग करने का काम जो है क्या जाता है, थायरॉक्सिन या जाता है जो है केंडाल नाम के साइंटिस्ट को। इसके बाद जो है वाल्टर कैनन वैज्ञानिक आते हैं। वाल्टर कैनन जो 1930 में इन्होंने होम्योस्टैसिस मानव शरीर संगठन, होम्योस्टैसिस मानव शरीर संगठन के विषय में इन्होंने अध्ययन किया और बताया कि होम्योस्टैसिस क्या है, मानव शरीर संगठन क्या होता है और किस प्रकार से इसमें हार्मोनों का सिक्रीशन होता है। इसके विषय में सबसे बढ़िया अध्ययन किया है अगर किसी ने तो वह है वाल्टर कैनन ने। अगले साइंटिस्ट है 1922 में 1922 में, जिनका नाम है वेटिंग और वेस्ट। साइंटिस्ट का नाम है वेंटिंग और वेस्ट। वेंटिंग और वेस्ट, वेंटिंग और वेस्ट दो वैज्ञानिक हैं, वेंटिंग अलग है, वेस्ट अलग है। वेंटिंग और वेस्ट इन्होंने इंसुलिन को निचोड़ा था सबसे पहले, इंसुलिन को निचोड़ करके बाहर किया और उनका सब तैयार किया था, तो उनका अर्क बनाया, उनका एक जूस तैयार किया, अर्क तैयार किया। और 1925 में कॉलिप नाम के साइंटिस्ट, कॉलिप COLLIP कॉलिप नाम के साइंटिस्ट, इन्होंने सर्वप्रथम पैराथार्मोन हार्मोन को जो है शुद्ध किया। पैराथार्मोन हार्मोन PTH ध्यान दीजिएगा, ये PTH का फुल फॉर्म PTH, जिसका नाम है पैराथार्मोन हार्मोन। पैराथार्मोन हार्मोन को सबसे पहले अगर देखा जाए, PTH हार्मोन को सबसे पहले जो है देखा जाए तो ये कॉलिप नाम के साइंटिस्ट ने इसको जो है सबसे पहले पैराथार्मोन हार्मोन को शुद्ध रूप से तैयार किया था। और ध्यान दीजिएगा 1926 में 1926 माय डियर फ्रेंड्स 1926 में 1926 में एबेल नाम के वैज्ञानिक ने इंसुलिन के रवे को जो है तैयार कर दिया। और हैरिंगटन और वार्गर 1927, हैरिंगटन और वार्गर साइंटिस्ट का नाम याद रखिएगा, हैरिंगटन और वार्गर 1927 में इन्होंने थायरॉक्सिन की आणविक रचना को बताया। जो थायरॉक्सिन हार्मोन, जो थायराइड ग्लैंड से निकलने वाला थायरॉक्सिन हार्मोन है, इस थायरॉक्सिन हार्मोन की आणविक संरचना, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को डिस्कस करने का श्रेय जाता है, वह जाता है किसको? हैरिंगटन और बार्गर को। और इन्होंने बताया कि इसमें जो हार्मोन सिक्रीट हो रहा है, इसके अंदर जो आयोडीन है, थायरॉक्सिन के अंदर जो आयोडीन है, उसका टोटल परसेंट है 65% आयोडीन। माय डियर फ्रेंड, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आयोडीन जो थायरॉक्सिन हार्मोन है उसमें कितने परसेंट आयोडीन होते हैं? तो 65% हार्मोन होते हैं। किसने बताया इस विषय में जो 65 हार्मोन होते हैं? हैरिंगटन और वार्गर ने बताया। हैरिंगटन और वार्गर ने बताया कि इसमें 65% हार्मोन होता है। सो माय डियर फ्रेंड, दिस वन इज द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर यू। आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है ये, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। ये जो एंट्रेंस एग्जाम आ रहे हैं, मैं एंट्रेंस एग्जाम की दृष्टि से आपको बता रहा हूं, इसकी हिस्ट्री मैं आपको बता रहा हूं। उबिएगा नहीं माय डियर फ्रेंड्स, उबिएगा नहीं आप लोग। ये हिस्ट्री आपको और कहीं नहीं मिलेगी। ये हिस्ट्री जो मैं आज आपको अपने कादरी कोचिंग क्लासेस के माध्यम से, मैं अलीमुद्दीन शेख कादरी, जो हिस्ट्री मैं आपको बता रहा हूं, यह सिर्फ मैं ही बता रहा हूं। और अगर आप सोचिए कि हिस्ट्री और कहीं से आपको मिल जाए तो शायद आपको नहीं मिली, क्योंकि ये बुक जो है अब आना बंद हो गई है। यह बुक सिर्फ और सिर्फ BHU में पढ़ाई जाती है। और दूसरा अगर जो है इसको मैं पढ़ा रहा हूं, और मैं इसको पढ़ा रहा हूं 1999 से, 1999 से मैं जो है डॉक्टर RL कोटपाल, डॉक्टर अशोक कुमार बेंद्रे, बीरबाला रस्तोगी और NCERT की बुक, ये सारी बुक्स का को एक साथ स्टडी करके मैं जो है आपको अध्ययन करा रहा हूं। तो ध्यान दीजिएगा, जो हिस्ट्री में बता रहा हूं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्ट्री है माय डियर फ्रेंड्स। आप लोग इसको टोटली नोट करते चलिएगा। मेरे लेक्चर को बराबर आप रिवीजन करके बराबर रिवाइज करते रहिए, और एक एक साइंटिस्टों का नाम आप लोग नोट करते चलिएगा। सैंगर नाम के साइंटिस्ट, पहले आइए देखते हैं 1931 में हिंसा और लियोनार्ड साइंटिस्ट लियोनार्ड और
हिसा और लियोनार्ड ने सबसे पहले गोनाडोट्रोपिक हार्मोन के विषय में डिस्कस किया और गोनाडोट्रोपिक हार्मोन को यह बताया कि गोनाडोट्रोपिक हार्मोन दो प्रकार के होते हैं, FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। क्या कहा? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और दूसरा कहा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो फॉलिकल को तैयार करता है, अंडकों को तैयार करता है, स्टिमुलेट बाहर निकालने का कार्य करेगा फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन को, और दूसरा है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो अंडकों के बनने में हेल्प करता है। ये फीमेल जो गोनेट्स से सिक्रेट होने वाले हार्मोन हैं, इनके लिए सबसे पहले जो है अगर वर्क किया है तो हिसा और लियोनार्ड ने किया है। हिसा और लियोनार्ड ने 1931 में डिस्कस किया है माय डियर फ्रेंड्स। आइए आगे बढ़ते हैं। 1953 में मैंने उठाया है थियरी, ध्यान दीजिएगा, 1849 से मैंने उठाया है, 100 साल पूरे हो गए। अब मैं आगे बढ़ रहा हूं, 100 साल की थियरी मैंने बता दिया। मैंने इंडोक्राइन सिस्टम की 100 साल की थियरी बता दिया। अब मैं आगे बढ़ रहा हूं, इसको याद रखिएगा कि आगे 1953 में सैंगर नाम के साइंटिस्ट ने इंसुलिन का स्राव जो होता है, इंसुलिन कहां से स्राव होता है? पैंक्रियाज ग्लैंड से, पैंक्रियाज से इंसुलिन का स्राव होता है। इंसुलिन को की आणविक संरचना को बताया और इंसुलिन की आणविक संरचना का अध्ययन किया, जिसके लिए इन्होंने ढेर सारे डिस्क्रिप्शन किए, उसकी पूरी आणविक संरचना को बताया, पूरे कार्यों को बताया और इससे बॉडी में होने वाले इफेक्ट को बताया, बॉडी में होने वाले बेनिफिट को बताया। बेनिफिट क्या है, बॉडी में होने वाला इफेक्ट क्या है, इन सारी चीजों का होल डिस्कशन किया था। किसने किया था? सैंगर ने किया था। कब किया था? 1953 में किया था, जिसके लिए इनको 1958 में नोबेल प्राइज दिया गया। ध्यान रहे कि सैंगर को नोबेल प्राइज कब दिया गया? 1958 में दिया गया। किस लिए दिया गया? इसलिए दिया गया कि इन्होंने जो है इंसुलिन को रव के रूप में सबसे पहले अलग किया था। ध्यान दीजिएगा, इनकी आणविक संरचना को बताया और रव के जो है रव के रूप में अलग कर दिया। आणविक संरचना को बताया और होने वाले कार्यों को बताया, इनसे होने वाले प्रभाव को बताया, इनसे होने वाले दुष्प्रभाव को बताया। इन सारी चीजों को बताने के लिए इनको 1958 में नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया, जो विज्ञान जगत का सबसे बड़ा पुरस्कार है नोबेल प्राइज। उससे सैंगर को जो है सम्मानित किया गया 1958 में। जो अगले साइंटिस्ट का नाम बताएंगे 1959 में, आइए देखते हैं। कार्लसन और ब्यूटेंडर, कार्लसन वैज्ञानिक का नाम है, कार्लसन और ब्यूटेनेंडट, याद रखिएगा, कार्लसन एंड ब्यूटेनेंडट। ये दोनों साइंटिस्ट फॉर्मोन्स का अध्ययन, फॉर्मोन्स जैसे आप लोगों ने देखे होगा, कुत्ता कहीं पर जा रहा है, वो जो है कहीं पर जाता रहता है और थोड़ी दूर पर जाएगा और वहां पर थोड़ी यूरिन सीक्रेट करता चला जाता है। तो फॉर्मोन्स जो होते हैं, अगला कुत्ता जब उस एरिया में प्रवेश करेगा, कुत्ते की सूंघने की शक्ति आप सभी लोग जानते हैं कि बहुत ही ज्यादा होती है। कुत्ते के सूंघने की शक्ति बहुत ही ज्यादा होती है। अगला कुत्ता जब उसको सूंघेगा तो पता लग जाएगा कि यहाँ पर किसी और कुत्ते का क्षेत्र है। इसी प्रकार से ये फॉर्मोन्स का सिक्रीशन बिल्ली में भी देखा गया, बाघ में भी देखा गया, टाइगर चीते में भी देखा गया, लायन शेर में भी देखा गया, जो एक विशेष प्रकार के फॉर्मोन्स का सिक्रीशन करके अपनी एक निश्चित एरिया को, अपने एक निश्चित क्षेत्र को जो है संबोधित कर देते हैं कि यह एरिया हमारी है। यहां तक कि मैं एग्जांपल में बता रहा हूं, नीलगाय को भी देखा गया कि ये भी अपनी एरिया को इंगित करने के लिए फॉर्मोन्स को सिक्रीट कर देते हैं। तो इनका भी फॉर्मोन का सिक्रीशन होता है और जो सिक्रीशन इस बात का संकेत देता है कि यह एरिया किसी दूसरे की, इसीलिए अगला जीव उस एरिया में प्रवेश नहीं करता। ध्यान रहे, फॉर्मोन्स जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है प्रकार का, बहुत ही विशेष प्रकार का हार्मोन होता है। जैसे एक चींटी जो है कतारबद्ध होकर के, आप लोग ध्यान से देखेंगे, ऐसे एक चींटी कतारबद्ध होकर के चली, चींटी के पीछे चींटी इस तरह से कतारबद्ध होकर के चली जाती हैं, जबकि आप लोग जान रहे हैं कि इसमें आंख नहीं है। इस बात को आप लोग जान रहे हैं कि आंख इसमें नहीं है, लेकिन यह अगली चींटी जो होती है विशेष प्रकार के फॉर्मोन्स का सिक्रीशन करती है।
एक विशेष प्रकार के हार्मोन का सिक्रेशन करती है। इसके स्मेल पावर से चींटी की स्मेल पावर सबसे ज्यादा होती है। ध्यान माय डियर फ्रेंड्स, चींटी की स्मेल पावर जो होती है वो सबसे ज्यादा होती है। सूंघने की मतलब स्मेल पावर, सूंघने की, चीनी आप कहीं भी रखे रहो लेकिन चींटी उसे आसानी पूर्वक सूंघ लेती है। अगर चींटी उसे आसानी पूर्वक सूंघ लेती है तो माय डियर फ्रेंड, चींटी एक पहली चींटी जिस रास्ते पर जाएगी, अगली चींटी आप देख रहे हैं उसी रास्ते पर चली जा रही है। एक चींटी का रास्ता जो है वो आगे की तरफ, उसके पीछे लगी हुई चींटियां, सारी चींटियां एक दूसरे से देख रहे हैं, कतारबद्ध हो गई है। ये कतारबद्ध होने का कारण ये होता है फॉर्मोन्स। तो फॉर्मोन्स, अगली चींटी फॉर्मोन्स का सिक्रेशन करेगी, उसके बाद पिछली चींटी भी फॉर्मोन्स का, उसके बाद की चींटी भी फॉर्मोन्स का, उसके बाद की चींटी भी फॉर्मोन्स का, उसके बाद की सारी चींटियां फॉर्मोन्स का सिक्रेशन करती चली जाती हैं। इस प्रकार से फॉर्मोन्स के सिक्रेशन से ये अपना एक लाइन में आप लोग देखें, चींटियां जो होती, दीमक जो होते हैं, दीमक को आंख नहीं होती माय डियर फ्रेंड्स, दीमक को आंख नहीं होती, फिर भी ये बड़ी तेजी के साथ जो है चलते जाते हैं। रीजन क्या है? फॉर्मोन्स का सिक्रेशन। अगर ये फॉर्मोन्स को सिक्रेट कर रहे हैं, फॉर्मोन्स का स्राव कर रहे हैं, उसी स्राव को अगला जो है वो स्मेल करके, सूख करके उसी रास्ते पर आगे बढ़ता चला जाएगा। इस तरह से यह फॉर्मोन्स का अध्ययन किया है कार्सल और ब्यूटेनडेप ने, तो इस फॉर्मोन्स का अध्ययन किया। सो माय डियर फ्रेंड्स, इस तरह से आपने देखा कि ढेर सारे ऐसे हार्मोन हैं जिनके विषय में, जैसे मैं एक साइंटिस्ट का नाम बताने चल रहा हूं, एक्सलॉट वैज्ञानिक 1965 में, 1965 में एक्सलॉट साइंटिस्ट, इन्होंने एड्रेनलिन हार्मोन को सबसे पहले, एड्रेनलिन हार्मोन और नॉरएड्रेनलिन हार्मोन, दोनों हार्मोन, एड्रेनलिन हार्मोन, नॉरएड्रेनलिन हार्मोन, दोनों हार्मोनों को रोग के रूप में अलग करने का श्रेय जाता है वह जो है एक्सलॉट को। तो इस तरह से आपने देखा कि ये जो हिस्ट्री मैंने बताया अभी आपको, यह हिस्ट्री मैंने जो अभी आपको बताया है, ये हिस्ट्री मैंने जो है या इंडोक्राइन सिस्टम की हिस्ट्री बताया माय डियर फ्रेंड्स। इस तरह से हमारा बताने का उद्देश्य सिर्फ ये रहा है कि हार्मोन बॉडी में क्या होते हैं, कैसे होते हैं, किस प्रकार से इनकी क्रियाविधि होती है, कैसे ये अपना कार्य करते हैं और किस तरह से संतुलन को बनाए रखते हैं। तो अभी मैंने सिर्फ हिस्ट्री ऑफ हार्मोन बताया है। हिस्ट्री ऑफ हार्मोन में मैंने आपको बताया कि किस वैज्ञानिक ने कब और कहां और किस तरह से हार्मोनों को खोजा है। और यहाँ पर आप देखिए मैंने हार्मोनों के टाइप्स में दिया है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ हार्मोन्स। हार्मोन्स आर आल्सो बी सीक्रेटेड बाय द ग्लैंड्स। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ हार्मोन। एक्सोक्राइन ग्लैंड से हार्मोन्स स्रावित होते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स एंड एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड मिक्स्ड ग्लैंड। ये तीनों ग्रंथियों के विषय में मैंने बताया और तीनों ग्रंथियों से अब मैं बताऊंगा कि जो है इसमें हार्मोनों का स्राव जो हो रहा है। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं जो है इंडोक्राइन ग्लैंड पर। आइए इंडोक्राइन ग्लैंड को सबसे पहले देखा जाए। तो इंडोक्राइन ग्लैंड को जो है सबसे पहले हम इंडोक्राइन ग्लैंड के विषय में बताएंगे। यही वह ग्रंथि है इंडोक्राइन ग्लैंड जिसका नाम दिया गया, पहली ग्लैंड है इंडोक्राइन ग्लैंड की, जिसको बोला गया पिट्यूटरी ग्लैंड। क्या बोला गया? पिट्यूटरी ग्लैंड बोला गया इंडोक्राइन ग्लैंड को। इंडोक्राइन ग्लैंड को पिट्यूटरी ग्लैंड बोला गया। पिट्यूटरी ग्लैंड आपने देखा, ये मैंने लिखा पिट्यूटरी ग्लैंड। तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड को हिंदी में बोला जाता है, हिंदी में अगर इसका नाम देखा जाए तो इसको पीयूष ग्रंथि बोला जाता है। क्या बोलते हैं इसको? पीयूष ग्रंथि बोलते हैं, पीयूष ग्रंथि। माय डियर फ्रेंड्स, जरा सा ध्यान दीजिएगा, ये देखिएगा आप लोग, इस तरह से देखिएगा। ये कितने लोग आपको दिखाई दे रहे हैं? 1, 2 और 3 लोग होते हैं। ये 3 लोग दिखाई दिए आपको। यहां पर जो ये 3 लोग दिखाई दे रहे हैं पिट्यूटरी ग्लैंड के, ये जो 3 लोग आपको ये दिखाई दे रहे हैं पिट्यूटरी ग्लैंड के, ये तीनों लोगों के अलग अलग नाम हैं। इसको पहला लोब जो होता है एंटीरियर लोब, जिसको एडिनोहाइपोफाइसिस बोला गया। एंटीरियर लोब, एडिनोहाइपोफाइसिस, ध्यान रहे, एडिनोहाइपोफाइसिस, एडिनोहाइपोफाइसिस, ये पहला पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट होता है मीजोहाइपोफाइसिस, मीजोहाइपोफाइसिस,
मीजोहाइपोफाइसिस, एडिनोहाइपोफाइसिस, मीजोहाइपोफाइसिस। थर्ड पार्ट जो होता है न्यूरोहाइपोफाइसिस, एडिनोहाइपोफाइसिस, मीजोहाइपोफाइसिस और न्यूरोहाइपोफाइसिस। तो एडिनोहाइपोफाइसिस, मीजोहाइपोफाइसिस और लास्ट का जो है वो न्यूरोहाइपोफाइसिस। तो इस तरह से जो पिट्यूटरी ग्लैंड, अग्रपिंड, मध्यपिंड और पश्चपिंड, तो अग्रपिंड को एडिनोहाइपोफाइसिस बोला जाता है और अग्रपिंड को एडिनोहाइपोफाइसिस, मध्यपिंड को कहा जाता है इंटरमीडिएट लोब या जो है मध्यपिंड कहा जाता है। और तीसरा लोब इनका जो होता है, तीसरा जो लोब होता है उसको पोस्टीरियर लोब बोला जाता है, पोस्टीरियर लोब बोला जाता है। इसको न्यूरोहाइपोफाइसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? न्यूरोहाइपोफाइसिस बोलते हैं, न्यूरोहाइपोफाइसिस। ध्यान दीजिएगा, इसको अग्रपिंड बोला जाएगा, अग्रपिंड, इसको मध्यपिंड बोला जाएगा और इसको पश्चपिंड बोला जाएगा। ध्यान रहे, अग्रपिंड, मध्यपिंड, पश्चपिंड, एडिनोहाइपोफाइसिस, मीजोहाइपोफाइसिस, न्यूरोहाइपोफाइसिस। एडिनोहाइपोफाइसिस को कहा जाता है एंटीरियर लोब। क्या बोलते हैं इसको? एंटीरियर लोब बोलते हैं, एंटीरियर लोब। मीजोहाइपोफाइसिस को कहते हैं मेडुला लोब, मेडुला लोब। न्यूरोहाइपोफाइसिस को कहा जाता है पोस्टीरियर लोब, पोस्टीरियर लोब बोलाते हैं। तो इस तरह से आपने देखा एंटीरियर लोब, मिडुला लोब, पोस्टीरियर लोब, अग्रपिंड, मध्यपिंड, पश्चपिंड। अग्रपिंड, एंटीरियर लोब को हिंदी में कहा जाता है अग्रपिंड, मिडुला लोब को कहा जाता है मध्यपिंड, पोस्टीरियर लोब को कहा जाता है पश्चपिंड। माय डियर फ्रेंड, इस तरह से एड्रिनल ग्लैंड के 3 पार्ट होते हैं। अब जो एंटीरियर लोब होता है, इससे जो सिक्रीटेड हार्मोन है, यह हार्मोन सबसे पहला हार्मोन होता है एड्रिनल ग्लैंड की पोजीशन। पहले ध्यान दे दें कि एड्रिनल ग्लैंड वास्तव में पाई कहां जाती है। माय डियर फ्रेंड्स, सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये हो जाएगा कि पोजीशन ऑफ एड्रिनल ग्लैंड क्या होती है। तो मैं आपको बता दूं कि हम मस्तिष्क के अग्रभाग में डायासिफेलान बोन जो होती है के नीचे दीवार से सेला टर्सिका नाम के गड्ढे में यह लटकी हुई मटर के दाने के बराबर हल्के पीले कलर की 0.5 से 0.6 तक 0.5 से 0.6 ग्राम की एक ग्रंथि होती है। ध्यान रहे, 0.5 से 0.6 ग्राम की एक ग्रंथि होती है, जिस ग्रंथि का नाम दिया गया पिट्यूटरी ग्लैंड। क्लियर? यह सेला टर्सिका नाम के गड्ढे में मटर के दाने के बराबर की एक ग्रंथि है, जो लटकी हुई ग्रंथि है। और जो लटकी हुई ग्रंथि है, जहां से लटकती है उसको इनफंडिबुलम कहते हैं। क्या बोलते हैं? इनफंडिबुलम से लटकी हुई ग्रंथि होती है। छोटा सा तंतु होता है इनफंडिबुलम, उसी से लटकी हुई ग्रंथि होती है। और इसका जो उद्गम होता है, ओरिजिन होती है, यह मस्तिष्क के विकास के समय ही इसकी ओरिजिन हो जाती है। और साइज के विषय मैंने बताया भी आपको, 0.5 से लेकर के 0.6 ग्राम इसका वेट होता है। और स्ट्रक्चर मैंने आपको दिखा दिया कि इसके 3 पार्ट होते हैं, एडिनोहाइपोफाइसिस, मीजोहाइपोफाइसिस, न्यूरोहाइपोफाइसिस। इस तरह से यह जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, इस ग्लैंड से ढेर सारे हार्मोन निकलते हैं, जिसमें कुछ हार्मोनों का मैं नाम बता रहा हूं। एड्रिनल ग्लैंड से जो सिक्रीटेड होने वाला जो है एडिनोहाइपोफाइसिस रीजन से, अर्थात एंटीरियर लोब से जो हार्मोन सिक्रीट हो रहा है, उस हार्मोन को कहते हैं हम, उस हार्मोन का नाम है GH, ग्रोथ हार्मोन, या STH, सोमैटोट्रोपिक हार्मोन। ध्यान रहे, मैंने कहा है हार्मोन, जितने भी बॉडी में हार्मोन सिक्रीट हो रहे हैं, जितनी भी ग्लैंड्स हैं, सारी की सारी ग्लैंड बॉडी में हार्मोनों का सिक्रीशन करती हैं। और सारी की सारी ग्लैंड हार्मोनों का जो सिक्रीशन करती हैं, उस हार्मोन पर अगर कोई ग्लैंड अपना नियंत्रण करती है तो वह ग्लैंड होती है पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड से विशेष प्रकार का हार्मोन सिक्रीट होता है, जिसको कहा जाता है RF, रिलीजिंग फैक्टर। तो ये जो रिलीजिंग फैक्टर है, यही रिलीजिंग फैक्टर एक ऐसा कारक होता है जो किस ग्लैंड से कितना हार्मोन सिक्रीट होना चाहिए, वह उतनी ही मात्रा में सिक्रीट कराता है। इसी
इसीलिए हर हार्मोन के आगे आरएफ लगा दिया जाता है। जैसे जीएचआरएफ, जीएच हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर, अर्थात यह जितनी आवश्यकता है बॉडी में उतना ही सिक्रीट होगा। अगर इस जीएच हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन का सिक्रीशन कम हो गया तो आदमी बौना हो जाएगा, और ग्रोथ हार्मोन का सिक्रीशन ज्यादा हो गया गिगाइनिज महाकायता हो जाएगी, ग्रातिकायता हो जाएगी, दैत्याकार मानव हो जाएगा। और कम सिक्रीशन हो गया तो विदूषक, जो बौना हो जाएगा, जो विदूषक का कार्य करता है, छोटा हो जाएगा। तो बॉडी में इसका सिक्रीशन बराबर बना रहे, ग्रोथ हार्मोन का सिक्रीशन बराबर बना रहे, बीएमआर ब्रीथिंग मैकेनिज्म रेट बराबर बना रहे, शरीर के अन्य ऊतकों के क्षय को रोक देता है। जीएच हार्मोन शरीर में अन्य ऊतकों के क्षय को रोक देता है और शरीर में आरएनए और डीएनए के संश्लेषण को बराबर बनाए रखने का कार्य करता है, और अन्य हार्मोनों को शरीर में प्रभावित, शरीर को इफेक्टेड न कर सके उनको पूरी तरह से कंट्रोल करने का काम करता है। और यहाँ तक कि शरीर में जो है वसाओं के विघटन के का कार्य कर ऊर्जा को शरीर से निकालने का कार्य करता है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि वृद्धि हार्मोन जो होता है बहुत ही ज्यादा कार्य करता है, बहुत ही ज्यादा इसका वर्क होता है। तो अभी इससे ढेर सारे हार्मोनों का सिक्रीशन होता है। तो मैं अपना अगला लेक्चर, अगला टॉपिक मैं अपने अगले जो है लेक्चर में दूंगा। सो माय डियर फ्रेंड्स, एक बार फिर मेरा आपसे निवेदन है कि मैंने जो हिस्ट्री बताई है और जो ईयर मैंने बताया है उसको आपसे मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप लोग उसको पूरी तरह से नोट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाला एग्जाम बहुत ही टफ होने वाला है। और आप सभी से मैं अलीमुद्दीन शेख कौदरी, और मेरा कोचिंग चैनल भी है, जो है यूट्यूब का चैनल है अलीमुद्दीन शेख कौदरी, आप लोग इसको जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। क्यों? क्योंकि अब हमारा जो लेक्चर चल रहा है, यह टारगेट सिर्फ एक ही टारगेट है कि हमारे बच्चे जो है वो जो है नीट के एग्जाम को क्वालिफाई कर जाएं। इसलिए मैं ऐसे टॉपिक का डिस्कस कर रहा हूं जो कि अन्य किसी बुक में नहीं, जो कि गूढ़ टॉपिक है, गूढ़ रहस्य हैं, जो कहीं कहीं से उठा करके खोज करके मैं एकत्रित करके आप लोगों को एक्सप्लेन कर रहा हूं। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग मेरे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अलीमुद्दीन शेख कौदरी मेरा यह यूट्यूब चैनल है, और मेरा कोचिंग क्लासेस है कौदरी कोचिंग क्लासेस। इसी के साथ मैं आपसे आज का टॉपिक समाप्त करता हूं। अपना नेक्स्ट लेक्चर कल दूंगा, नेक्स्ट डे दूंगा। तब तक के लिए थैंक यू।